हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा 2017 का सप्ली क्वेश्चन पेपर से लेकर 2011 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सप्ली पेपर में पूछा गया है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है साइनोसिस। साइनोसिस का मीनिंग होता है लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, यानी कि जब आपका किसी भी बॉडी पार्ट्स या कोई भी बॉडी का पार्ट्स ब्लूइश कलर का हो जाता है तो उस कंडीशन को ही साइनोसिस कहा जाता है। तो आप लोग मीनिंग इस प्रकार से लिख सकते हो, साइनोसिस मीन्स ए ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन और इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया गया है साइनोसिस इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि टिप ऑफ फिंगर यानी कि आपका उंगली के जो टिप होता है वहाँ पे आप लोगों को ब्लूइश कलर दिखाया गया है। जो नाखून है, नाखून पूरा ब्लूइश हो गया है, इस कंडीशन को ही साइनोसिस कहा जाता है। अब सर्कमसिशन का मीनिंग होता है, जानते हैं कि स्पेशली मुस्लिम में जब बच्चे छोटा होता है मेल में तो पेनिस के टिप में जो एक स्किन पाया जाता है जिसे फॉर स्किन कहा जाता है, उसे काट कर निकाल लिया जाता है, उस प्रोसीजर को ही सर्कमसिशन कहा जाता है। तो इसे यह एक प्रकार का सर्जरी भी आप कह सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर है। उसके बाद यहाँ पे मीनिंग आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है इस तरह से जो फॉर स्किन होता है ग्लैन पेनिस के ऊपर, उस फॉर स्किन को काट कर निकाल लिया जाता है और इस प्रोसीजर को ही कहा जाता है आपका सर्कमसिशन। तो यहाँ पे आप लोग इसका मीनिंग इस प्रकार से लिख सकते हो, सर्कमसिशन इज ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द फॉर स्किन। इस प्रोसीजर को, इस सर्जिकल प्रोसीजर को ही आपका सर्कमसिशन कहा जाता है। ये अभी मेडिकली भी आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है बच्चे में ही इसे, जो फॉर स्किन होता है इसे निकाल लेने के लिए, क्योंकि ये आपका मेडिकली बेनिफिट, आपको बेनिफिट देगा, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉक्चुरिया। नॉक्चुरिया का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट टाइम, यानी कि स्पेशली ये बच्चे में ज़्यादा होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो रात में सोते हुए अपने बेड में यानी कि बिस्तर में ही यूरिन पास कर देता है, उस कंडीशन को ही कहा जाता है नॉक्चुरिया। जो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, इस तरह से बच्चे लोग रात में सोते हुए अपने बिस्तर में ही यूरिन पास कर देते हैं, उस कंडीशन को ही नॉक्चुरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस एक कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो कैंसरस सेल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि कैंसर जब बनता है तो अपने जहाँ बनता है उस प्लेस को कहा जाता है ऑरिजिन प्लेस, और जहाँ बना है वहाँ से दूसरे ऑर्गन में, दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, उस कंडीशन को ही कहा जाता है मेटास्टेसिस। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हो इस प्रकार से कैंसरस सेल मतलब अपना सेल में डिवीजन करता है और एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होता है, फैलता है। तो इसका मीनिंग हम लोग लिखेंगे मेटास्टेसिस मीन्स स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम द ऑरिजिन प्लेस टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में फैलने की प्रोसेस को ही मेटास्टेसिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इज स्पेस। तो अगर आपका यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है आपका प्रोटीन यूरिया। तो इसका आप लोग आंसर लिख लोगे प्रोटीन यूरिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हुपिंग कफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि हुपिंग कफ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है तो आप लोगों को लिखना होगा परचूसिस। हुपिंग कफ को परचूसिस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में पूछा गया है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ साइफिलिस इज। साइफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गन, साइफिलिस को कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो नाम है उसका ट्रेपेनोमा पैलिडम। साइफिलिस कॉज करने वाला पॉजिटिव एजेंट का नाम है ट्रेपेनोमा पैलिडम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है रेबीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इससे पहले वीडियो में आप लोग देखे हैं कि रेबीज को मैंने एक्सप्लेन किया था कि रेबीज क्या है। रेबीज एक तरह का डिजीज है जो कुत्ते के काटने से इंसानों में होता है, जो रेबिया वायरस के कारण फैलता है। तो इस कंडीशन में जिसे रेबीज होता है उस इंसान को पानी से बहुत डर लगता है, तो पानी से डर लगता है, उस कंडीशन को ही रेबिया या तो रेबीज कहा जाता है। तो हम लोग इसका दूसरा नाम लिखेंगे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना, यानी कि इस कंडीशन में जो जिसे रेबीज होता है, जिसे रेबिया का इन्फेक्शन होता है, उससे पानी से बहुत डर लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है टिनिटस इज रिंगिंग एंड रोरिंग साउंड इनसाइड द एयर। आपके कान के अंदर जब रिंगिंग या रोरिंग जैसा साउंड मिलते हैं, आपको इस तरह का आवाज़ मिलता है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? टिनिटस कहा जाता है। ये ट्रू होगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है
मायोपैथी इज डिजीज ऑफ कार्डियक मसल्स। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि कार्डियो मायोपैथी एक डिजीज होता है कार्डियक मसल्स का। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्किन इज इंटैक्ट ओवर फ्रैक्चर साइट इन एन ओपन फ्रैक्चर। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर उसे कहेंगे जिसे हम लोग बाहर से देख सकते हैं, बट यहाँ पे कहा गया है इंटैक्ट ओवर फ्रैक्चर, मतलब जो फ्रैक्चर होगा उसके ऊपर कवर किया हुआ रहेगा स्किन को, मतलब उस तरह का फ्रैक्चर को यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर कहा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट में आप लोगों को एनुअल एग्जामिनेशन अगस्त 2015, यानी कि 2015 में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन है एनुअल पेपर का सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मीनिंग में आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचूरिया। हिमाचूरिया का मतलब, हिम का मतलब यहाँ पे आप लोगों को समझ लेना है कि ब्लड से रिलेटेड है। हिमाचूरिया का मतलब होता है जब आपका यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हिमाचूरिया कहते हैं। यानी कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं और अगर आपका यूरिन में ब्लड का अमाउंट होता है या ब्लड प्रेजेंट होता है तो उसे ही हिमाचूरिया कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है हिमाचूरिया क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये नॉर्मल आपका जो यूरिन है इसमें किसी प्रकार का कोई ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को रेड कलर का दिखाया गया है इसमें आपका ब्लड का सेल्स यानी कि आरबीसीज प्रेजेंट है, इस वजह से इसका कलर रेडिश है और इस कंडीशन को ही आपका हिमाचूरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मस्टॉइडेक्टोमी। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था मस्टाइटिस, तो मस्टाइटिस का मीनिंग अलग है और यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है मस्टॉइडेक्टोमी, मस्टॉइडेक्टोमी का मीनिंग अलग है। मस्टॉइडिस एक प्रोसेस है, बोन का प्रोसेस है जो आपका कान के पीछे इस तरह से आप लोगों को दिखता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है कान के पीछे ये जो बोन का एक फूला हुआ या प्रोट्रूड जैसे हम लोग कहते हैं प्रोट्रूड पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स को ही आपका मस्टॉइड प्रोसेस कहा जाता है। और इस प्रोसेस में जब इन्फ्लेमेशन होता है इन्फेक्शन के कारण तो इस कंडीशन को कहा जाता है, तो इस कंडीशन में मस्टॉइडेक्टोमी किया जाता है। तो इस कंडीशन में मस्टॉइडेक्टोमी किया जाता है मतलब सर्जिकली इस जो इन्फेक्टेड पोर्शन होता है इसको रिमूव कर लिया जाता है और सर्जिकली रिमूव करने की प्रोसेस को ही मस्टॉइडेक्टोमी कहा जाता है। तो ये कंडीशन तभी होता है यानी कि आपका ईयर में जब इन्फेक्शन होता है, मिडिल ईयर या इनर ईयर में जब इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर में, तो उस कंडीशन में आपका मस्टॉइडिस प्रोसेस होता है, मस्टॉइड प्रोसेस, उसमें आपका इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से सर्जिकली प्रोसेस करना पड़ता है और उसे रिमूव करना पड़ता है। यानी कि आप लोग इसका मीनिंग लिखोगे मस्टॉइडेक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ द टेम्पोरल बोन और मस्टॉइडेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड मस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ये एक टेम्पोरल बोन का प्रोसेस है, टेम्पोरल बोन का ही एक पार्ट्स होता है आपका मस्टॉइड प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सीडेंटली बहुत सारे इंसान का हाथ या पैर काट जाता है या टूट जाता है, तो उस कंडीशन में हाथ पैर कुछ भी अगर काटना पड़ता है सर्जिकली तो उसके जगह पे एक आर्टिफिशियल हाथ या पैर लगाना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल जो भी हाथ या पैर को लगाया जाता है उसी प्रोडक्ट को या उसी चीज़ को कहा जाता है आपका प्रोस्थेसिस। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है, ये सारा जो भी आप लोगों को दिख रहा है पैर जो आर्टिफिशियल बना हुआ है इसी को आपका प्रोस्थेसिस कहा जाता है। अब प्रोस्थेसिस का मीनिंग आप लोग लिखोगे प्रोस्थेसिस इज ए आर्टिफिशियल डिवाइस दैट यूज टू रिप्लेस्ड ए मिसिंग बॉडी पार्ट विच मे बी लॉस्ट थ्रू ट्रोमा और डिजीजेज और फ्रॉम बर्थ। किसी किसी का क्या होता है कि बर्थ डिफेक्ट होता है, जन्म से ही पैर नहीं होता है या फिर पैर में डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसे काटकर आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है, उस कंडीशन को भी प्रोस्थेसिस कहा जाता है। कि जो भी आर्टिफिशियल यूज किया जाता है हाथ या पैर कोई भी पार्ट्स बॉडी का तो उसे प्रोस्थेसिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सोरियोसिस। सोरियोसिस क्या है? तो सोरियोसिस यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि जो भी स्किन है, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन के कारण स्किन जो पूरा डैमेज हो गया है, इस कंडीशन को ही आपका सोरियोसिस कहा जाता है। तो सोरियोसिस एक तरह का स्किन क्या होता है, इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपका स्किन डैमेज हो जाता है। तो आप लोग इसका मीनिंग लिख सकते हैं, ये कंडीशन इन विच स्किन सेल्स बिल्ड अप एंड फॉर्म्स स्केल्स एंड ईची ड्राई पैचेस। यानी कि इस कंडीशन में आपका स्किन में क्या होगा, इन्फेक्शन के कारण ईची मतलब ईचिंग होगा और ड्राई यानी कि सूखा सूखा पैचेस पड़ जाएगा, पैचेस बन जाएगा। या फिर आप लोग इसका मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, सोरियोसिस इज ए स्किन डिजीज दैट कॉज ए रस विथ ईची स्कैली पैचेस मोस्ट कॉमनली वन द नीज ट्रंक एंड स्कल्प। ये जगहों में ज़्यादा इन्फेक्टेड मतलब ये जगहों में मोस्टली ज़्यादा इन्फेक्ट करता है जो आपका सोरियोसिस होता है।
इसके अलावा इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड, यानी कि ब्रेस्ट को जब सर्जरी करके रिमूव कर लिया जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे मस्टेक्टोमी। इससे पहले कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, मस्टेक्टोमी क्या है, मस्टेक्टोमी के बारे में कई बार पूछा गया, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को इसे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, कॉलेरा किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो उसका नाम आप लोगों को लिखना है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलेरी एक तरह का बैक्टीरिया है जिसके कारण आपका कॉलेरा बनता है, कॉलेरा कॉज्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कैंसर ऑफ द बोन इज नॉन एज, यानी कि जब बोन यानी कि हड्डियों में कैंसर होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो इससे पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था जब हड्डियों में कैंसर होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका ऑस्टियोसार्कोमा, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे आप लोग कह सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, इसे ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी इज टर्म्ड एज, यानी कि जब सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा किसी भी व्यक्ति का किडनी को रिमूव किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी क्यों कहा जाता है आप लोग सोच रहे होंगे, तो नेफ्रॉन से ही किडनी बना होता है, यानी कि किडनी का स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, इसलिए इसे नेफ्रेक्टोमी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है आइरिस प्रोवाइड्स द कलर टू द आई, यानी कि आपका आँखों में बहुत सारा पार्ट्स होता है, उसमें से आइरिस एक पार्ट होता है, तो आइरिस आपके आँखों का जो कलर होता है वो प्रोवाइड करता है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि आइरिस के कारण ही आपका आँखों का जो कलर होता है, किसी का आँखें ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का और दूसरे कलर का होता है, तो ये कलर जो होता है ये आइरिस के कारण ही होता है, आइरिस ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड एट्रियोस्क्लेरोसिस। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, यहाँ पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पूछा गया, ये क्या है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या बताया था कि आपका जो आर्टरी होता है, आर्टरी में थिकनिंग बढ़ जाता है, यानी कि आर्टरी का जो वॉल होता है वो ज़्यादा थिक हो जाता है, उसमें हार्डनेस आता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और उसमें क्या था कि प्लेग बन जाता है, यानी कि जो ज़्यादा फैट के वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आर्टरी होता है उसके अंदर का जो होल होता है ब्लड सप्लाई के लिए वो छोटा हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज होने की संभावना रहता है, और ब्लॉकेज होने से आपका हार्ट अटैक होने की संभावना होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही बताया गया है। अब फ़र्क इतना ही है कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एक टाइप का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, और ये जो होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये भी एक कंडीशन है जिसमें आपका आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी डैमेज हो जाता है, चाहे वो प्लेग बनने की वजह से हो, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो, या किसी और कारण से आर्टरी जो डैमेज होता है उसी कंडीशन को कहा जाता है आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज टर्म्ड एज राइनोरिया, यानी कि जब आपका ईयर से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज, चाहे पस का डिस्चार्ज हो या ब्लड का डिस्चार्ज हो, तो इस कंडीशन को राइनोरिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि राइनोरिया नहीं कहा जाता है, इसे ऑटोरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है पेन ऑफ ए फ्रैक्चर इज डिक्रीज्ड बाय इमोबिलाइजेशन, यानी कि जब किसी भी हड्डी में, आपका बॉडी पार्ट्स में कहीं पे भी अगर फ्रैक्चर होता है, किसी भी हड्डी का फ्रैक्चर होता है, तो उस कंडीशन में अगर आप इमोबिलाइज का मतलब हिलना डुलना, यानी कि आपका जो पार्ट्स में फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट्स को अगर आप नहीं हिलाओगे, मूवमेंट नहीं करोगे, तो आपका जो पेन है वो रिड्यूस होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मूवलाइजेशन करने से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से पेन ज़्यादा होता है, और इमोबलाइज करने से पेन कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। इसमें पहला क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द टर्म्ड यूज फॉर, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया
के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज्ड इन द आरबीसी काउंट, डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट। तो यहाँ पे थ्रोम्बो जो दिख रहा है, थ्रोम्बो का मतलब आप लोग जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है आपका प्लेटलेट। तो थ्रोम्बोसाइट का मतलब प्लेटलेट होता है, मतलब प्लेटलेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे डिक्रीज जो आरबीसी काउंट दिखाया ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे डिक्रीज डब्ल्यूबीसी दिखाया ये भी नहीं होगा। तो यानी कि आपका 1 नंबर वाला डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज डन डिटेक्ट द, यानी कि ग्लूकोज जो टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, किसे फाइंड आउट करने के लिए, किस चीज़ को पता करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को आंसर में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर फैट मेटाबॉलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मैनटॉक्स टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, क्या किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए मैनटॉक्स टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है डिप्थेरिया, एड्स या ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबरक्लोसिस। अब यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सप्ली 2015 का सप्ली पेपर में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन मीनिंग में पूछा गया है मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि कई बार रिपीट किया गया है। तो आप लोगों के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है मेटास्टैसिस क्या है। इससे पहले वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेटास्टैसिस का मतलब होता है एक स्टेज होता है कैंसर का, जिस स्टेज में कैंसर अपने ओरिजिन प्लेस से, यानी कि जहाँ उसका पैदाइश हुआ, जहाँ वो बना कैंसरस सेल, वो अपने जगह से, अपना जो मेन एरिया है वहाँ से दूसरे जगह में ट्रांसमिट होने लगेगा, ट्रांसफ़र होगा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो ब्लड वेजल्स के थ्रू हो या फिर लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है लिम्फ के थ्रू हो। जब ट्रांसफ़र होता है तो इस कंडीशन को ही कहा जाता है आपका मेटास्टैसिस। इसमें आप लोग मीनिंग इस प्रकार से लिखोगे मेटास्टैसिस इज द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम ओरिजिन प्लेस टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया इस तरह से ये डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4, और एक जगह से दूसरे जगह में स्प्रेड होता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हेमाप्टाइसिस। किसी भी व्यक्ति को जब कफिंग होता है, यानी कि खांसता है, तो उस वक्त जो स्पुटम बाहर आता है, जो कफ बाहर आता है, उसके साथ ब्लड भी मिक्स होता है, यानी कि ब्लड जो कफ आता है वो उसमें ब्लड होता है, उस कंडीशन को ही कहा जाता है आपका हेमाप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस तो मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो हीमोप्टाइसिस मीन्स कफिंग अप ब्लड और ब्लड विथ स्पुटम कॉल्ड हीमोप्टाइसिस। इसमें आप लोगों को पिक्चर में क्लियरली बताया गया है, इस पिक्चर को देख के आप लोग समझ सकते हो कि जब कफिंग होता है तो कफ के साथ ब्लड आता है, इस कंडीशन को ही हीमोप्टाइसिस कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ऑलिग यूरिया। ऑलिग यूरिया का मीनिंग क्या है। तो यूरिया मतलब यूरिन से रिलेटेड है। तो ऑलिगो आप लोग इससे पहले पढ़े हैं, ऑलिगो का मतलब होता है कम और पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मीनिंग में आएगा आपका ऑलिग यूरिया का मतलब लो यूरिन आउटपुट, यानी कि जब यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा नॉर्मल से, जो नॉर्मल आउटपुट होता है 1.2 to 1.5 लीटर पर डे का, उससे कम हो जाएगा। तो जब आउटपुट कम होगा उस कंडीशन को कहा जाता है ऑलिग यूरिया। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में भी दिखाया गया है कि यूरिन का आउटपुट जब कम होता है तो इस कंडीशन को ही आप लोगों का ऑलिग यूरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है। डिस्फेजिया हम लोग उस कंडीशन को कहेंगे जब किसी व्यक्ति को सॉलोइंग में प्रॉब्लम होता है, यानी कि डिफ़िकल्टी होता है सॉलो करने में, निगलने में जब प्रॉब्लम होता है, तो उसी कंडीशन को कहा जाता है आपका डिस्फेजिया। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। यहाँ पे पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है कि सॉलोइंग करने में डिफ़िकल्टी होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट इज कॉल्ड एज, यानी कि जब आपका यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका पॉलीयूरिया। जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलिगोयूरिया का मतलब होता है जब आपका यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, तो उसे ऑलिगो यूरिया कहा जाता है। और जब इसका आउटपुट बढ़ जाएगा, नॉर्मल जो अमाउंट होता है यूरिन का एक दिन में 1.2 to 1.5 लीटर होता है, पर इससे अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीयूरिया। अगर इससे कम हो जाता है 1.2 लीटर से, जैसे कि 700 ml या फिर 500 ml पर डे, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑलिगोयूरिया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चेविंग
ऑफ स्पेस इज वन ऑफ द एसोसिएटेड फैक्टर फॉर ओरल कैंसर। यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप लोग चिबाते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि खाते हैं, जिसके वजह से ओरल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है, यानी कि ओरल कैंसर होने का एक फैक्टर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोबैको। अगर आप टोबैको खाते हैं यानी कि चिबाते हैं, यहाँ पे आप बोलेंगे कि टोबैको तो हम लोग चिबाते नहीं हैं, तो आप कैसे यूज करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर आप यूज कर रहे हो तो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ओरल कैंसर होने का फैक्टर है, पर ज़रूरी नहीं है कि टोबैको लेने वाले सभी को कैंसर होगा, पर होने की संभावना ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, स्पेस इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एमोबिक डिसेंट्री। यानी कि जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है एमोबिक डिसेंट्री का, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को उसका नाम लिखना है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका जो होता है ये आपका एमोबिक डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट होता है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है, पस प्रेजेंट इन द यूरिन इज कॉल्ड। यानी कि जब आपका यूरिन में पस प्रेजेंट होता है तो उस यूरिन के कंडीशन यानी कि उस कंडीशन को या फिर उस तरह का यूरिन को क्या कहा जाता है। तो इसका मीनिंग मैं आप लोगों को बताने से पहले यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले MSN 1 का जितना भी वीडियो है, यानी कि MSN 1 का 2011 से लेकर 2022 तक का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और MSN 1-2 के अलावा अगर आप लोगों को पीडियाट्रिक यानी कि चाइल्ड हेल्थ का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पीडियाट्रिक के अलावा अगर आप लोगों को मेंटल हेल्थ नर्सिंग का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। BSc यानी कि GNM के अलावा BSc का भी कोई क्वेश्चन मतलब कोई भी सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व वीडियो आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम ज़रूर उस पर भी कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आंसर में बताया गया है पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब होता है यूरिन विथ पस, यानी कि जिस यूरिन में पस प्रेजेंट होता है उस तरह का यूरिन को पाईयूरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का, सोरियोसिस इज हार्ट डिजीज़। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सोरियोसिस एक स्किन इन्फेक्शन डिजीज होता है, जो यहाँ पे बताया गया है कि सोरियोसिस इज ए हार्ट डिजीज़, ये आपका फॉल्स होगा। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि सोरियोसिस एक स्किन इन्फेक्शन होता है, ना कि वो हार्ट डिजीज होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सिनेनल चार्ट इज़ यूज टू टेस्ट फॉर ईयर। इससे पहले जब मैं 2017 या फिर 18 का वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा सिनेनल चार्ट वाला वीडियो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल्स में सिनेनल चार्ट क्या होता है, उसका यूज कहाँ किया जाता है और उसका अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये होता है आपका सिनेनल चार्ट और इसका जो यूज होता है आई का टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि जब भी आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे आई का टेस्ट कराने के लिए तो वहाँ पे एक चार्ट मिलेगा, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है डिस्प्ले में। ये चार्ट से पेशेंट को पूछा जाता है कि वहाँ पे कितना अक्षर है या फिर जो सी टाइप का लिखा हुआ है इसका कौन सा साइड काटा हुआ है। इस तरह से टेस्ट करते हैं कि आई का जो एबिलिटी है वो कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हार्ट में टोटल 3 लेयर होता है। आउटर लेयर को कहा जाता है आपका पेरिकार्डियम, मिडिल लेयर को कहा जाता है मायोकार्डियम और इनर लेयर को कहा जाता है आपका इंडोकार्डियम, जो आप लोगों को स्ट्रक्चर में यहाँ राइट साइड में दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एंजियोग्राफी इज ए डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। यानी कि एंजियोग्राफिक जो होता है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हार्ट और ब्लड वेजल्स का। हार्ट और ब्लड वेजल्स को डिटरमाइन करने के लिए या तो फिर एग्जामाइन करने के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है लैरिंग्स का उसे एग्जामाइन करने के लिए, उसे मतलब जानने के लिए या उसे फिर देखने के लिए कि अंदर में किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मलिटी या फिर कोई वुंड या कोई किसी प्रकार का कुछ प्रेजेंट है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए जो स्कोपी का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है आपका लैरिंजोस्कोपी। तो लैरिंजोस्कोपी हो जाएगा इसका आंसर, जो पहला नंबर पे दिखाया गया है। दूसरे नंबर पे दिखाया गया है माइक्रोस्कोप, तीसरा नंबर पे दिखाया गया है टेलोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका लैरिंजोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है हेपेटाइटिस बी इज द ट्रांसमिटेड थ्रू। यानी कि हेपेटाइटिस बी एक तरह का
क्या है, वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो कैसे होता है यहाँ पे आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 3 ऑप्शन। पहला है वेक्टर, दूसरा है ब्लड, तीसरा है फूड। तो हेपेटाइटिस बी स्पेशली हॉस्पिटल में ज़्यादा इसका खतरा होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होने का। जब किसी प्रकार का कोई इरर्स होता है, चाहे मेडिकल इरर्स हो, तो उसके वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नीडल इंजरी की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। या फिर किसी व्यक्ति में अगर आपका हेपेटाइटिस बी है और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी दूसरे व्यक्ति में, हेल्थी व्यक्ति में किया जाता है, तो उस वक्त ब्लड के थ्रू दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लड। आप लोग यहाँ पे आंसर में लिखोगे ब्लड। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन्फ्लेमेशंस ऑफ द कॉर्निया इज कॉल्ड। तो इसका आंसर बोलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और अगर आप लोग इसके अलावा मेंटल हेल्थ का वीडियो चाहते हैं क्लासेस का, या फिर MSN का क्लासेस का वीडियो चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ पर पहला नंबर पे आप लोगों को दिखाया गया है ब्लेफराइटिस, दूसरे नंबर पे दिखाया गया है केराटाइटिस, तीसरे नंबर पर दिखाया गया है कंजक्टिवाइटिस। तो आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। तो आंसर हो जाएगा आपका केराटाइटिस। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है केराटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, और जो ब्लेफराइटिस है, ब्लेफराइटिस होता है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड्स। जो यहाँ पे आईलिड्स आप लोगों को दिख रहा है, इस आईलिड्स का इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो उसे कहा जाता है ब्लेफराइटिस, जो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में दिखाया गया है। और कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है जो आपका आई में जो वाइट पार्ट होता है, वाइट पार्ट में जब इन्फेक्शन होता है तो उसे कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस, यानी कि कंजक्टिवा में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसी को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एनुअल एग्जामिनेशन अगस्त 2014, यानी कि एनुअल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है मीनिंग में ए नंबर में पूछा गया है रेडियोथेरेपी क्या है। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, द यूज ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम एक्स-रे, गामा रे एंड अदर सोर्सेज टू किल द कैंसर सेल्स एंड श्रिंक ट्यूमर, यानी कि किसी भी कैंसरस सेल्स को मारने के लिए जो रेज का यानी कि रेडिएशन का यूज किया जाता है, उसी रेडिएशन को कहा जाता है आपका रेडियोथेरेपी, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में क्लियरली दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पूछा गया है बिनाइन, यानी कि बिनाइन एक तरह का मतलब एक टाइप का कैंसर बोल सकते हैं या फिर ट्यूमर बोल सकते हैं। बिनाइन एक तरह का कैंसर आप बोल सकते हैं या ट्यूमर बोल सकते हैं, जो एक ही जगह में जहाँ पे उसका जन्म होगा, जहाँ पे बनेगा कैंसर या आप बोल सकते हैं ट्यूमर, वो वहीं पे रहेगा, वहाँ से दूसरे जगह में ट्रांसमिट नहीं होगा। लेकिन ये अगर इसका नेक्स्ट स्टेज में अगर पहुँचता है तो वो फिर ट्रांसमिट होता है, जो आप इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो बिनाइन का आप लोग मीनिंग इस प्रकार से लिखोगे, एन एबनॉर्मल एंड अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू बट इट विल नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर, यानी कि यह एक तरह का टिश्यू है जो एबनॉर्मली और अनडिफरेंशिएटली, यानी कि जिसका कोई शेप नहीं होता है, वो ग्रोथ होता है बहुत ही जल्दी, और उसका कोई शेप नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी होकर ग्रोथ हो जाता है, उसी को कहा जाता है आपका बिनाइन ट्यूमर, जो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसमिट नहीं होता है, अपने प्लेस में ही प्रेजेंट रहता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। इस तरह का होता है आपका बिनाइन ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है आर्टिकरिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, आर्टिकरिया इज ए स्किन रश ट्रिगर्ड बाय ए रिएक्शन टू फूड, मेडिसिन और अदर इरिटेंट ऑल्सो कॉल्ड हिब्स, यानी कि आर्टिकरिया जो होता है वो किसी भी प्रकार का इरिटेंट पार्टिकल्स या किसी भी प्रकार का इरिटेंट फूड लेने से होता है, जिसे हिब्स भी कहा जाता है। इसका नेक्स्ट डिफिनेशन या नेक्स्ट मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, स्ट्रक्चर से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो रसेस फॉर्म हो गया है, रेड रसेस फॉर्म होता है और इसमें ईचिंग फील होता है, इसी कंडीशन को आपका आर्टिकरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोलिथियासिस, मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, यूरोलिथियासिस इज ए किडनी स्टोन व्हिच deposit of minerals and acid salt that stick together in
कॉन्सनट्रेटेड यूरिन, यानी कि यह एक तरह का स्टोन होता है जो आपका मिनरल्स और एसिड साल्ट से मिलके बना होता है, जो एक साथ जमा हो जाता है। जमा होने के बाद वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, थक्का बना लेता है, यानी कि गहरा बन जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिक्विड होता है, उसके बाद सेमी लिक्विड होता है, तो इस तरह से सेमी सॉलिड जो होता है, सेमी सॉलिड का फॉर्म बना लेता है और उससे क्या स्टोन बनता है। तो इस तरह का जब फॉर्म होता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है आपका यूरोलिथियासिस, जो आपका यूरिन के थ्रू पास आउट भी हो जाता है, पर इसमें आपको बहुत ही पेन फील होगा, बहुत पेन होता है। दूसरा मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, दे कैन बी पेनफुल व्हेन पासिंग थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट बट यूजुअली डोंट कॉज परमानेंट डैमेज, यानी कि आपका किडनी में परमानेंट डैमेज कॉज नहीं करता है, ये आपका यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, पर ये जो होता है आपका बहुत ही पेनफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन दिखाया गया आप लोगों को, BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड अगेंस्ट, यानी कि BCG वैक्सीन जो होता है वो बच्चों को दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है, किसके अगेंस्ट में दिया जाता है, तो आप लोगों को लिखना है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि BCG वैक्सीन जो किसी भी बेबी का बर्थ होता है, जन्म के बाद ही तुरंत BCG वैक्सीन दिया जाता है, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन ना हो, किसी प्रकार का कोई ट्यूबरक्लोसिस फॉर्म ना हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, बायलेटरल सर्जिकल लिगेशन ऑफ वर्स डिफरेंस इज नॉन एज। वर्स डिफरेंस आप लोग जानते हैं, वर्स डिफरेंस को आपका डाक्टस डिफरेंस भी कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। इसका ही जब लिगेशन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका वैसेक्टोमी, यानी कि वर्स डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है या फिर उसे ऐसे ही आपका टाई कर दिया जाता है, इसी कंडीशन को वैसेक्टोमी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है, राइनोप्लास्टी इज द करेक्टिव सर्जरी ऑफ, यानी कि राइनोप्लास्टी किस चीज़ को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। राइनोप्लास्टी एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है जो आपका शेप ऑफ नोज, यानी कि नोज यानी कि नाक का जो शेप होता है उसे करेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो जब किसी भी शेप यानी कि नोज का शेप को करेक्ट करने के लिए सर्जिकली प्रोसीजर किया जाता है और करके नोज को करेक्ट किया जाता है उसका शेप को, तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है आपका राइनोप्लास्टी। लेकिन जब सेप्टम को करेक्ट किया जाता है सर्जिकली प्रोसीजर से तो उसे सेप्टोप्लास्टी कहा जाता है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों को, इन्फ्लेमेशंस ऑफ द मिडिल ईयर इज टर्म्ड एज, यानी कि ईयर आप लोग जानते हैं ईयर को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। बट यहाँ पे पूछा गया है मिडिल ईयर में जब इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका ओटाइटिस मीडिया। जब भी आपका मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है तो उसी कंडीशन को कहा जाता है ओटाइटिस मीडिया। और ओटाइटिस मीडिया के कारण ही आपका जो मास्टॉइड प्रोसेस होता है आपका टेम्पोरल बोन का, मास्टॉइड प्रोसेस में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आपका मास्टॉइटिस या तो फिर मास्टॉइडाइटिस किया जाता है, यानी कि उसे रिमूव करना पड़ता है, जो इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। जो भी ऑप्शन आएगा ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्टेपीज इज कॉल्ड। स्टेपीज आप लोग जानते हैं यानी कि आपका ईयर में, आपका कान में टोटल 3 हड्डी होता है, उसमें सबसे छोटा हड्डी को स्टेपीज कहा जाता है। इसके अलावा 2 और होता है, मैलियस और इनकस। तो यहाँ पे पूछा गया है, 3 ऑप्शन दिया है इसमें। पहला ऑप्शन है आपका मैरिंजोटोमी, उसके बाद है आपका मैस्टॉइडेक्टोमी और तीसरा है आपका स्टेपेडेक्टोमी। तो जो आपका स्टेपेडेक्टोमी है ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि तीसरा नंबर हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिलेरिया इज कॉज्ड बाय। फिलेरिया किस कॉजेटिव एजेंट के कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है ई कोलाई या फिर डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी या फिर प्लाज्मोडियम। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी। डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी के कारण आपका क्या होता है, फिलेरिया होता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है डिस्प्ले में, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू रूल आउट एनी ब्रेकडाउन इन द बोन इज, यानी कि हमारे बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में किसी भी प्रकार का जब हड्डियों में ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जब हड्डियाँ टूटते हैं तो उसे फाइंड आउट करने के लिए स्पेशली यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि कॉमनली कौन सा डायग्नोसिस का यूज किया जाता है, एक्सरे का, सीटी स्कैन का या फिर एंजियोग्राफी का। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सरे का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट ईयर
2014 का सप्ली क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला है आपका वार्टिलिगो। वार्टिलिगो का मीनिंग हो जाएगा आपका, वार्टिलिगो इज ए डिजीज दैट कॉज द लॉस ऑफ स्किन कलर इन ब्लोचेस, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, स्किन में जगह जगह वाइट स्पॉट बन जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, स्प्रेड होगा, फैलेगा, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये आपका कहीं पे भी बन सकता है, हाथ में, पैर में, या फिर आपका फेस में, कहीं पे भी इस तरह का ब्लोचेस बन सकता है, वाइट ब्लोचेस बना सकता है। इस कंडीशन को कहा जाता है आपका वार्टिलिगो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपका जो मिडिल ईयर होता है उसमें जब भी इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशंस होता है तो उस कंडीशन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। तो मीनिंग आप लोग लिख सकते हो, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशंस ऑफ द मिडिल ईयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, इस तरह से ड्रेनेज भी होता है कान से जब इन्फेक्शन होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का मीनिंग आप लोग लिखोगे, मायोकार्डाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशंस ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हार्ट में मेनली 3 लेयर होता है। एक होता है आपका पेरिकार्डियम आउटर लेयर, मायोकार्डियम मिडिल लेयर और इंडोकार्डियम इनर लेयर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है हार्ट का स्ट्रक्चर और इसमें लेयर दिखाया गया है। तो लेयर में जब इन्फेक्शन होता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है लेयर का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है मायोपिया। मायोपिया क्या है? मायोपिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, नियर साइटनेस इज ए कॉमन विजन कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर बट फर्दर ऑब्जेक्ट लुक ब्लरी। यानी कि यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो नियर का यानी कि जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट्स होगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसे आप क्लियरली देख सकते हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपसे दूर होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, चेयर, टेबल या जो भी आपके सामने है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो अगर आपसे दूर है तो वो आपको ब्लरी दिखेगा, यानी कि क्या बोलते हैं ना हम लोग, अब्जा या फिर ब्लर दिखेगा, और जो नज़दीक होगा वो क्लियरली आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट इज टर्म्ड एज, आंसर हो जाएगा आपका ओलिगो यूरिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन्फ्लामेशंस ऑफ द स्किन इज टर्म्ड एज, जब भी आपका स्किन में इन्फ्लामेशन होता है या फिर इन्फेक्शन होता है तो उसे डार्माटाइटिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन्फ्लामेशंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज। प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोग जानते हैं मेल का एक ग्लैंड होता है जो आपका यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, उसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। उसमें जब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो उसे कहा जाता है आपका प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिक्रीज्ड सोडियम लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड। सोडियम को आप किस से डिनोट करते हो? तो एन से, तो इसे हम लोग कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, और अगर ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है गोनोरिया इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। आप लोग जानते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होते हैं? तो गोनोरिया एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को जो ट्रू है उसे ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसे फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है द स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज बाय ब्लड एंड लिम्फ नोड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि जो भी आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह में जब ट्रांसमिट होता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या फिर लिम्फ नोड्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हाइपरकैल्सीयूरिया इज एन इंक्रीज्ड सोल्यूट लोड ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी कि जब भी आपका यूरिन में कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाता है, कैल्शियम जो सोल्यूट होता है उसका मात्रा बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को ही आपका क्या कहा जाता है? हाइपरकैल्सीयूरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्मोकिंग कॉजेज स्टोमक कैंसर। स्मोकिंग कॉजेज स्टोमक कैंसर। आप लोग जानते ही हैं कि स्टोमक आपका पेट को कहा जाता है, तो स्टोमक में कैंसर होने की कोई संभावना नहीं होता है जब आप क्या करते हो? स्मोकिंग करते हो, क्योंकि स्मोकिंग जो करते हो तो स्मोक आपका लंग्स में जाता है, ना कि आपका पेट में, तो इसमें लंग्स कैंसर होने की संभावना होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें पहला है पेन इन एंजीना इज बेस्ट रिड्यूस्ड बाय। जो पेन
इन एंजिना होता है ये रिड्यूस्ड होता है किसके थ्रू, एड्रेनालिन के थ्रू या डिजिटालिस के थ्रू या फिर नाइट्रोग्लाइसरीन के थ्रू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन जब भी आपका एंजिना यानी कि जब आपका हार्ट में पेन होता है, कहते हैं हम लोग हार्ट में पेन होता है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर नाइट्रोग्लाइसरीन प्रेस्क्राइब करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ईयर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट को इंटरनल ईयर को एग्जामाइन करने के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है ऑप्थेल्मोस्कोप, दूसरा में दिया गया है डॉपलर प्रोब, तीसरा में दिया गया है ऑटोस्कोप। तो ऑप्थेल्मोस्कोप का मतलब हो जाता है, ऑप्थेल्मो का मतलब होता है आपका आई से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा आपका आई एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑटोस्कोप इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, कई क्वेश्चन सॉल्व भी किया है ऑटोरिया या फिर ऑटोरिया के अलावा और भी कई क्वेश्चन ईयर से रिलेटेड सॉल्व किए हैं। तो ऑटो का मतलब हो जाता है आपका ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ब्लेफराइटिस मीन्स, ब्लेफराइटिस का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है इन्फ्लामेशंस ऑफ द आइरिस, इन्फ्लामेशंस ऑफ द लेंस, इन्फ्लामेशंस ऑफ द आईलिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आईलिड्स। आईलिड्स में जब आपका इन्फ्लामेशंस होता है तो इस कंडीशन को ही आपका ब्लेफराइटिस कहा जाता है। और अगर आइरिस में होगा तो उसका आंसर अलग होगा, लेंस में होगा तो भी उसका आंसर अलग होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है गिव द मीनिंग ए नंबर इपिस्टैक्सिस। इपिस्टैक्सिस का माना क्या होता है। तो इपिस्टैक्सिस का मतलब होता है आपका जब भी आपका नोज से ब्लीडिंग होता है तो उस कंडीशन को ही इपिस्टैक्सिस कहा जाता है, जो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उस मौसम में जो नसल्स कैविटी होता है, नसल्स कैविटी में टीनी जो ब्लड वेजल्स होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग होता है। यानी कि नोज जो नाक होता है, नाक का इनर सरफेस जब ड्राई होता है तो उस कंडीशन में इपिस्टैक्सिस होने की संभावना ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एरिथमियास। एरिथमियास का आंसर आप लोग लिखोगे एरिथमियास मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट और इम्प्रॉपर ब्रीथिंग ऑफ द हार्ट, वेदर इरेगुलर, टू फास्ट और टू स्लो। इसमें आपका कुछ भी हो सकता है, टू फास्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है, या फिर बहुत स्लो हो सकता है। तो इस कंडीशन को ही हम लोग कहेंगे एरिथमियास, जो आप लोगों को यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस का मीनिंग आप लोग लिखोगे इन्फ्लेमेशंस ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइनिंग सर्टेन जॉइंट इज कॉल्ड साइनोवाइटिस। यानी कि जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है एक कैविटी दिखेगा, यानी कि जितने भी साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें एक कैविटी होता है और उस कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड फील होता है। और साइनोवियल फ्लूइड जो फील होता है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इस तरह से कैविटी होता है और एक ऊपर में मेम्ब्रेन होता है, उसी को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो यहाँ स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। जब इस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है तो इस कंडीशन को साइनोवाइटिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल